फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हम यूपीएससी एवं एमपीपीएससी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आज हम जिले के सहायक कलेक्टर आईएएस 2024 बैच के आदरणीय श्री ऋषिकेश ठाकरे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो हम सभी को इन परीक्षाओं की तैयारी की रणनीति के बारे में अपने विचार शेयर करेंगे। सभी जो प्रतियोगी आज इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो जो भी जिज्ञासाएं आपके अंदर हैं, जो भी प्रश्न इन परीक्षाओं को लेकर के हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो आपके उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ से देंगे। हम सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं में हमारे जिले के प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले कई वर्षों में किया है, लेकिन अभी हम यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हमारे जिले का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आदरणीय कलेक्टर सर ने इस विशेष सत्र के आयोजन को रखा है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप पूर्ण समय तक जुड़कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे और हमारे आदरणीय ऋषिकेश ठाकरे जी जो 2024 बैच के आईएएस हैं उनसे हम सबको भरपूर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो मैं एक और बात बता दूं मैं आपको कि आज की इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को लेकर के पूर्व में भी एक हमने शीट शेयर की थी जिसमें लगभग हमें 150 से 200 रिस्पांस हमारे लिए प्राप्त हुए थे। उन रिस्पांस के बारे में भी जो आपने बीच में हमें दिए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जो आज इस फेसबुक लाइव से जुड़ रहे हैं वो डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं सीधे अनुरोध करूंगा आदरणीय ठाकरे सर से कि आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में अपनी बात रखें। आदरणीय ठाकरे सर। धन्यवाद मोहन जी। सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम ऋषिकेश ठाकरे है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मैं हाल ही में 2024 बैच में सिलेक्ट हुआ था एज एन आईएएस ऑफिसर और मेरी पहली पोस्टिंग हुई है दमोह में एज एन असिस्टेंट कलेक्टर। तो इस सेशन का हमने काफ़ी दिनों से एक अच्छा प्लान किया था कि हमको जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी और रोड मैप हम उनको प्रोवाइड कर सकें। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे पहले तो अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा और फिर बाद में हमें जो कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। और हमने एक एक्सेल शीट भी शेयर कर रखी थी जिसमें हमको लगभग 150 रिस्पॉन्सेज मिले थे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कवर हो जाएंगे और जो ओवरऑल पूरी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी को कवर करेंगे, हम उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या फिर 11th-12th की नीट जेईई की एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम का एक बेसिक चीज़ जो रहती है वो है सिलेबस। तो सभी एस्पिरेंट्स को मेरा ये कहना रहेगा कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए, आपको वो सिलेबस पूरा रटा हुआ होना चाहिए और उस सिलेबस का हर एक पॉइंट के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए और उस सिलेबस का पॉइंट आप किस सब्जेक्ट का किस सोर्स से आप कवर करने वाले हो, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है सिलेबस। सिलेबस एक बार आपको क्लियर हो गया, सेकंड चीज़ है कि आप कौन सी किताबें रेफर करने वाले हो। आपको सिलेबस का हर एक पॉइंट किताब से मैच करना है और उससे आपका डिसाइड होगा कि आपके सोर्सेज क्या रहेंगे।
सेकेंड चीज़ हो गई सोर्सेस। तीसरी चीज़ हो गई हर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि एग्जाम में किस डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप ऑफ इंटर रिलेशनशिप टॉपिक्स में रहते हैं और कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें कितने डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। तो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते समय लगभग पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस सॉल्व करना कंपल्सरी है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आते हैं ये तीन जो चीज़ें हैं ये आपको किसी भी प्रिपरेशन में एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करती है। अब हम आते हैं प्रिपरेशन के दौर में। सबसे पहली चीज़ है आपका सिलेबस आपको कवर करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे यूपीएससी के केस में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ऐसे 3 स्टेजेस रहते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस अलग से यूपीएससी की नोटिफिकेशन में दे रखा है, मेंस का सिलेबस अलग से एक नोटिफिकेशन में आता है और इंटरव्यू का भी एक छोटा सा सिलेबस रहता है। तो पहले तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब आप सिलेबस कवर करने जाते हैं तो आप जैसे कोचिंग लगा सकते हैं, अगर कोचिंग नहीं करना है तो विदाउट कोचिंग भी मार्केट में किताबें अवेलेबल रहती है। आपको उन किताबों को पढ़ना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। आप उसको हैंड राइटर में बना सकते हैं, डिजिटल में बना सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो नोट्स प्रिपेयर होनी चाहिए। एक बार आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपका 50% काम खत्म हो गया। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की कम से कम आपको 4 से 5 बार रिवीजन करनी है। ये रिवीजन जब आप करेंगे तभी आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर पाएंगे। अब यूपीएससी में एक चीज़ और रहती है कि मेंस एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, तो उसमें हमें आंसर राइटिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रॉपरली आप जब वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। हर एक क्वेश्चन को समय सीमा के अंदर हमें कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से आपको प्लान बनाना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब काफ़ी बार ये भी आता है कि उनको कितना समय लगता है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को। तो अगर मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए प्रॉपरली आपको 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है और एग्ज़ाम का खुद का ड्यूरेशन भी लगभग 1 साल का रहता है। तो आप मान के चलिए कि 2 साल तो मिनिमम लगेंगे, 2 से 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है आपका, जैसे जनरल स्टडीज़ एक रहता है जिसमें सामान्य विषय आते हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, ये सारे विषय आते हैं। एक दूसरा सब्जेक्ट रहता है ऑप्शन, जो आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और मार्केट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसके हिसाब से, और अल्टीमेटली एक फैक्टर रहता है कि जिसमें हम देखते हैं कि स्कोर कितना होता है, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इन 3-4 पैरामीटर्स के हिसाब से कैंडिडेट को खुद चूज करना रहता है। तो वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर सकते हैं और उसका भी सिलेबस जो रहता है वो आपको कंप्लीट करना रहता है। तो ये सब कंप्लीट करने के लिए 1 से 1.5 साल तक का समय रहता है, लग जाता है। और उसके बाद प्रैक्टिस, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, ये सब मिला के आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 साल का समय आपको प्रिपरेशन में लगेगा। और फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों की साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगभग आपको 1 साल और लगेगा। तो आप मान के चलिए कि आपको 2 साल तो मिनिमम इन्वेस्ट करने ही है इसमें, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो एग्जामिनेशन का कैसा है। तो मैं यूपीएससी के रिलेटेड कुछ और थोड़ा डेप्थ में जाना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स स्टेज की। तो प्रीलिम्स स्टेज के लिए ओवरऑल 10 लाख के अराउंड एप्लीकेशंस आते हैं।
लेकिन फाइनल प्रीलिम्स के बाद क्वालिफाई करने वाले लोगों की संख्या अराउंड 10 से 12,000 के अराउंड होती है। तो इसका जो आप रेशियो मान के चलिए कि 1% कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करते हैं। अब प्रीलिम्स में दो पेपर रहते हैं, पहला पेपर रहता है जनरल स्टडीज का, दूसरा पेपर रहता है सीसैट का। तो पहला पेपर जो जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चंस रहते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जो कि अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको पॉजिटिव 2 मार्क मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.66 मार्क्स डिडक्ट करेंगे। तो इसलिए कैंडिडेट्स को सावधानी से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं और जितने भी सालों का देख ले ऑन एन एवरेज कट ऑफ 100 के अराउंड रहता है, तो आपको 50% मार्क्स उसमें लाने रहते हैं। अब दूसरा पेपर जो है वो सीसैट का रहता है। सीसैट में जनरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा एनालिसिस, ये 3 सब्जेक्ट्स मेजरली रहते हैं। इस पेपर में ये भी पेपर 200 मार्क्स का रहता है और इस पेपर में आपको 33% मार्क्स यानी कि 67 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 67 से कम मार्क्स आपके आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर 67 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो ही आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है उसके मार्क्स काउंट होंगे। और ये दोनों पेपर्स 2-2 घंटे के रहते हैं, एक ही दिन में ये पेपर्स हो जाते हैं। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है ये अराउंड मई और जून के फर्स्ट वीक में अराउंड कंडक्ट होती है। तो ये पहली स्टेज होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज रहती है वो मेंस एग्ज़ाम की रहती है, जो 3 महीने बाद अप्रॉक्सीमेटली कंडक्ट होती है। और मेंस एग्ज़ाम में टोटल होते हैं 9 पेपर। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो 9 पेपर रहते हैं ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहते हैं, जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है और ये हर पेपर जो है वो 3 घंटे का रहता है। अब इसमें सबसे पहले दिन पेपर जो रहता है वो एसे का रहता है, जिसमें 2 एसे रहते हैं। दोनों एसेस 150 मार्क्स के रहते हैं। फिर नेक्स्ट दिन रहता है GS1 GS2। फिर मैं माफी चाहूँगा कि एसे का पेपर जो रहता है वो 250 मार्क्स का रहता है, तो 125 के 2 एसेस रहेंगे। फिर आएगा जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 1 में सब्जेक्ट्स आते हैं ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री। और ये पेपर अराउंड रहता है अगले दिन मॉर्निंग में रहेगा और ये भी 250 मार्क्स का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। उसी दिन आफ्टरनून सेशन में GS2 कंडक्ट होता है, ये भी अगेन 250 मार्क्स का रहता है। GS2 के सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर तीसरे दिन होता है GS3 का पेपर, ये मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट होता है। इसके विषय रहते हैं इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, और ये भी 250 मार्क्स का रहता है। फोर्थ पेपर रहता है एथिक्स का, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये अगेन 250 मार्क्स का रहता है। अब 3 दिन लगातार पेपर होने के बाद एक 5 दिन का एक बीच में गैप रहता है और फिर अगेन सैटरडे संडे को एग्जाम कंडक्ट होती है। सैटरडे को आपका इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर रहता है, ये 300 मार्क्स के रहते हैं और ये क्वालिफाइंग रहते हैं। इसमें आपको स्कोर केवल 25% मार्क्स लाने हैं टोटल 300 के, यानी कि 75 मार्क्स। ये भी क्वालिफाइंग रहता है। अगर आप 75 से कम मार्क्स लाते हैं तो आपके बाकी के जो पेपर्स है वो इवैल्यूएट नहीं होंगे। अगर आप 75 से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो ही आपके बाकी के 7 पेपर्स जो है वो इवैल्यूएट किए जाएंगे। अब आखिरी का जो दिन रहता है संडे को, इस दिन आपके ऑप्शनल के 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ये अगेन 250 मार्क्स के रहते हैं। ऑप्शनल पेपर आपको जो भी विषय है वो स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो जनरल स्टडीज़ है और ऑप्शनल में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो जनरल स्टडीज़ में जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो
ज़्यादा से ज़्यादा 11th या 12th ग्रेड की स्टडीज़ की लेवल के रहते हैं, क्वेश्चंस भी इसमें हमको उसी लेवल के आते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शनल पेपर के बारे में कंसिडर करें तो ऑप्शनल पेपर जो रहता है उसमें ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर्स लेवल इसके बीच की स्टडीज हमको करनी पड़ती है, थोड़ा सा डीप में हमको पढ़ना पड़ता है और उस लेवल के सवाल उसमें आते हैं। अब ये टोटल 9 पेपर्स होने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन होता है तो इसमें अराउंड 10 से 12 हज़ार लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं और इसके बाद सिलेक्शन होता है अराउंड 3000 कैंडिडेट्स का, जो इंटरव्यू के स्टेज के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरव्यू अराउंड चालू हो जाते हैं आपके जनवरी महीने से और जनवरी से लेके अप्रैल तक इंटरव्यूज चलते हैं। अब इंटरव्यू का एज सच ऐसा कोई सिलेबस नहीं रहता है, लेकिन यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस भी एक कुछ बेसिक गाइडलाइंस देती है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता रहती है, जैसे कि आपके अंदर सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी आप बात करें, जब भी आप क्वेश्चंस के आंसर दें। दूसरी चीज़ है क्लैरिटी इन थॉट होना चाहिए, जो चीज़ आप बोल रहे हैं वही चीज़ आप सोचते हैं और वही चीज़ आप असलियत में पेंट करते हैं। ये तीनों चीज़ों में कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। फिर एक चीज़ और रहती है कि एनालिटिकल पर्सपेक्टिव वो लोग चेक करते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं या नहीं, और एनालिसिस करने के बाद आप उसका कॉम्प्रिहेंसिवली एक अच्छा आंसर दे पाते हैं या नहीं, ये चीज़ें भी उसमें चेक की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी में चेक की जाती है वो है आपकी इंटीग्रिटी। पैनल जो है वो हमेशा ये चेक करने की कोशिश करेगा कि कैंडिडेट जो भी आंसर देता है वो असलियत में सच बोल रहा है या नहीं, उसके आंसर में कितनी इंटीग्रिटी। अगर कहीं पे भी उनको ये लगता है कि कैंडिडेट के आंसर्स में इंटीग्रिटी नहीं है तो ये एक काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है और इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स आने की संभावना रहती है। तो ये इंटरव्यू के लिए अराउंड 2700 से 3000 कैंडिडेट्स जाते हैं और उसमें से फाइनल 1000 कैंडिडेट्स जो है वो फाइनलिस्ट में सिलेक्ट होते हैं और उसी को हम फाइनल रिजल्ट कंसिडर करते हैं। और यूपीएससी में अराउंड 19 सर्विसेज रहती है और उसमें 2 ऑल इंडिया सर्विस और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रेड ए की सर्विसेज रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द रैंक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फिर आईआरएस और तमाम टोटल 19 ग्रेड ए की सर्विसेज रहती है जिनके लिए सिलेक्शन होते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा आपका यूपीएससी का और सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो होता है स्टेट लेवल पे पीसीएस एग्जाम। अब कुछ चीज़ें इस प्रिपरेशन में ध्यान रखने की ज़रूरत है कैंडिडेट्स को। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ आप रख सकते हैं कि सिलेबस आपका क्लियर रखिए, सिलेबस आपको थरो होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के नोट्स आपके पास होने चाहिए। तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चौथी चीज़ है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप कम से कम 25 से 30 मॉक टेस्ट आपने सॉल्व करने चाहिए ताकि आपको टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो। मॉक टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में जब प्रेशर कंडीशन में आपको पेपर सॉल्व करना है तब आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। पांचवी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो कंसिस्टेंसी रखिए। यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है ये एक मैराथन की तरह होती है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रिपरेशन करना रहता है, तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। आप डेली अपना शेड्यूल बनाइए और
जैसा भी आपका शेड्यूल बने उस हिसाब से कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कीजिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, उसका एक प्रॉपर प्लान बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। एक थरो आपका प्लान होना चाहिए जिसमें आप दिन में क्या करने वाले हैं, एक वीक में क्या करने वाले हैं, इस मंथ में क्या करने वाले हैं और इस ईयर में क्या करने वाले हैं। ये चीज़, इन सब चीज़ों का एक ब्रॉड प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए और उस प्लान को रूथलेसली फॉलो करना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने जो भी प्लान बनाया है उसका 70 to 80% भी आप अचीव कर पाते हैं तो जो भी हमारे चांसेस है इस एग्ज़ाम में सक्सीड होने के, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट होती है और कैंडिडेट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब एक एक करके मैं जो हमको क्वेरीज आई हैं और कमेंट सेक्शन में भी जो आपके सवाल हैं, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला सवाल है कि यूपीएससी में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जैसे प्रीलिम्स स्टेज में अगर आप देखना चाहेंगे तो प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मेंस लेवल में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं और जैसे मैंने पहले कहा था कि जनरल स्टडीज जो है उसमें 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और बेसिकली जो एनसीईआरटीज है वो आपका एक फाउंडेशन स्टोन बनाएगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स के लेवल तक के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शनल्स में आपको थोड़ा डेप्थ में स्टडी करनी है। जनरल स्टडीज के लिए आप 12th लेवल तक की स्टडी पर्याप्त रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी की प्रिपरेशन में स्मार्ट स्टडी कैसे करें। तो ये देखिए, स्मार्ट स्टडी जैसे कोई चीज़ आपको अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड वर्क को स्किप कर रहे हैं। स्मार्ट स्टडी में कहना चाहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किसी डायरेक्शन में होनी चाहिए और फोकस होनी चाहिए। तो अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है तो अगर आपकी प्रिपरेशन एक फोकस डायरेक्शन में होगी तो आपको अच्छे रिजल्ट्स अचीव होंगे। तो डायरेक्शन कैसे लाएं? तो डायरेक्शन आप ला सकते हैं आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन दो चीज़ों को फॉलो करके, क्योंकि ये दोनों ही आपको एक गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में किस टॉपिक को पढ़ना है। या फिर अगर एग्जाम में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हमको ज़्यादा समय इस टॉपिक को देना है। इस टॉपिक से अगर कम क्वेश्चन आते हैं तो हमको उसी हिसाब से कम समय इस टॉपिक को देना है। तो ये एक आपका प्रिपरेशन का तरीका जो है वो स्मार्ट तरीका हो सकता है। तो आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दोनों को फॉलो करके आपके प्रिपरेशन का एक प्लान बनाइए। वो प्लान जो होगा वो एक स्मार्ट प्रिपरेशन होगा यूपीएससी की। इसमें और क्वेश्चंस है कि हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आप किसी भी लैंग्वेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं और यूपीएससी आपको ये सहूलियत भी देती है कि आप अपने मदर टंग में प्रिपरेशन कर सकते हैं और हिंदी लैंग्वेज में तो इजीली आप कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको प्रॉपर उचित जो मटेरियल है वो आपको तैयार रखना है, आपके नोट्स तैयार रखने हैं और हिंदी में आपको अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में भी आप कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यूपीएससी में काफ़ी बार क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है और अगर इंग्लिश क्वेश्चन एक चीज़ बोल रहा है, हिंदी क्वेश्चन एक अलग चीज़ बोल रहा है, तो जनरली इंग्लिश क्वेश्चन जो है उसको यूपीएससी ग्राह्य करती है। तो कभी भी अगर आपको हिंदी क्वेश्चंस में और इंग्लिश क्वेश्चंस में कंफ्यूजन लगे तो आप वहीं पे इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसका जो मीनिंग होगा उससे जो आपको चीज़ समझ रही होगी उसी हिसाब से आंसर दीजिए। बस ये एक चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी हिंदी से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, उचित मटेरियल आप अपने पास तैयार रखिए और
उसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, इनमें से भी प्रिपरेशन करने में कोई कठिनाई नहीं। इसमें क्वेरी ये भी पूछी है कि 12th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जो 12th में पढ़ रहे बच्चे हैं वो पहले तो आपकी जो 12th की एग्जामिनेशन है उस पर फोकस करें। जब आप ग्रेजुएशन में रहेंगे तो ग्रेजुएशन करते समय भी हमें अपने ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, पहली प्रायोरिटी उन्हीं को देगी। लेकिन अगर हमको ग्रेजुएशन के समय लगता है कि हमें यूपीएससी या पीसीएस का प्रिपरेशन करना है तो आप सेकेंड ईयर से अपना कुछ टाइम उसको डेडिकेट करना स्टार्ट कीजिए, प्रिपरेशन साइड बाय साइड चालू कीजिए। और जब भी आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और एग्जामिनेशन दीजिए। लेकिन पहला फोकस हमारा 12th होना चाहिए और पहला फोकस ग्रेजुएशन करते समय हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें हमें कोई भी ढिलाई नहीं देनी है, उसको प्रॉपरली कंप्लीट करना है, उसी के बाद हमें एग्जाम पे फोकस करना है। यहाँ पे एक चीज ये भी पूछी गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रिपरेशन करते समय कुछ एड प्रोवाइड होता है या नहीं। तो गवर्नमेंट की कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स रहती हैं जिसमें जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए एक प्रोत्साहन पर राशि या सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो कैंडिडेट्स जो है गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उनको एक बार चेक कर ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करती है, काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सहूलियत प्रोवाइड करता है कि जिससे उनको आसानी हो प्रिपरेशन करने में और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें और क्वालिफाई कर सकें। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे चीज़ें हमें याद रहे। तो ये देखिए, मेमोरी एक्चुअली आपकी ऐसे काम करती है कि किसी भी चीज़ को अगर आप 4 बार पढ़ लेंगे ना तो 4 बार के बाद आप वो चीज़ें आसानी से भूल नहीं पाएंगे। तो आप स्ट्रेटेजी ऐसी बनाइए कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसके मिनिमम 4 रिविजन आपको करने हैं, और अगर हो सके तो पहला रिवीजन जिस दिन आप पढ़ते हैं उसी दिन कीजिए, दूसरा रिवीजन आप 1 हफ्ते बाद कीजिए, तीसरा रिवीजन 1 महीने बाद कीजिए और चौथा रिवीजन अराउंड 3 महीने 4 महीने के बाद कीजिए। अगर इस टाइमलाइन को आप फॉलो करते हैं तो 4th रिवीजन के बाद आपका 60 to 70% मैटर तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। कुछ चीज़ें तो है वो हम हमेशा भूलते ही हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर आपका रिवीजन प्लान बनाइए और उस हिसाब से उसको फॉलो कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। सर एक प्रश्न मेरा है कि एआई के समय में एक स्मार्ट स्टडी बच्चे कैसे करें, इस संबंध में मार्गदर्शन देने के कैसे करें सर? देखिए, एआई के अलग अलग टूल्स अभी आ गए हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपको एक प्रिपरेशन टाइम टेबल बनाना है तो आप एआई से पूछ सकते हैं कि मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक वीकली या मंथली टाइम टेबल बना के, वो कस्टमाइज करके प्रॉपर आपको शेड्यूल बना के देगा कि आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है। इसका और इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें सोर्सेज, अगर अच्छे सोर्सेज क्या हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए, कौन सी किताबें हैं, तो एआई जो है वो सभी वेबसाइट्स का एक एनालिसिस करके आपको एक अच्छी किताब रिकमेंड करके दे सकता है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये किताब पे अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मेंस में पूछे जाते हैं, जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उसके मॉडल आंसर्स आप एआई से बनवा सकते हैं। आप अपने जो क्वेश्चंस है वो एआई से इवैल्यूएट भी करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको एआई का काफ़ी हेल्प हो सकती है। थैंक यू सर। नमिता खरे जी हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं।
सर उनका प्रश्न है कि एमपीपीएससी के लिए हम बेस्ट बुक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे सर? देखिए जनरली जो किताबें रहती है, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी पिछले सालों के टॉपर्स रहते हैं, तो मैं कहूँगा, मैं हर सेशन में ये कहता हूँ कि आप कम से कम 10 से 15 टॉपर्स की वीडियोस देखिए और उनकी बुक लिस्ट देखिए। जो कॉमन बुक लिस्ट निकल के आएंगी उसी को अपना सोर्स बनाइए और उसी के थ्रू प्रिपरेशन कीजिए। वही सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो थैंक यू सर। एक विद्यार्थी है सर, आपके रमेश है, इनका कहना है कि मैं कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हूँ और यदि मुझे आईएएस की तैयारी करना है तो कौन सा विषय आगे चलकर के मुझे लेना कॉलेज में उचित होगा जिससे मुझे सहूलियत हो आईएएस की तैयारी के लिए? ये देखिए, मैं 12th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अभी से वो विचार मत कीजिए कि मुझे आगे जाके आईएएस बनना है या वो प्रिपरेशन करना है। वो एक्चुअली बात की स्टेज है। अभी आप अपना पूरा फोकस लगाइए आपकी 12th की एग्जामिनेशन पे और 12th के बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आए। ये आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। और ग्रेजुएशन जो है वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और करियर अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से ही आप चूज कीजिए। क्योंकि ग्रेजुएशन अगर आपका अच्छा होगा, अच्छी फील्ड में होगा और ग्रेजुएशन में आपके अच्छा स्कोर होंगे, तो ही आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है या आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या आप जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप कर सकते हैं। कभी भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट उस हिसाब से मत चूज कीजिए कि आपको यूपीएससी में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका फ़ायदा होगा। इसका रीज़न मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये देखिए एग्ज़ाम जो है यूपीएससी की, उसमें लगभग 10 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन फाइनली जो है आप देखेंगे तो 1000 कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं। आप परसेंटेज वाइज भी निकालना चाहिए तो 0.01% कैंडिडेट सिलेक्शन रेट है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ रहती है एग्ज़ाम में भी, और आपकी एफर्ट्स तो रहते ही है, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी बार एक लक फैक्टर भी रहता है जो आपके साथ होना चाहिए। और इन तीनों, ये जब 3-4 चीज़ें जुड़ के आती है तब एक फाइनल सिलेक्शन होता है। तो कभी भी केवल उस बेसिस पे ही आप अपनी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मत चूज़ कीजिए। आप स्मार्टली ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कीजिए कि अगर इन केस मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होता है सिलेक्शन, तो मेरे पास एक अच्छा करियर बैकअप होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग करियर बैकअप होने के कारण आप अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकेंगे और आपके ऊपर वो प्रेशर भी नहीं रहेगा कि अगर मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप करियर ऑप्शंस के हिसाब से आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, और जब ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तब आपको अगर लगता है कि मुझे यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करनी है तो पैरेलली आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जीतू पटेरिया जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी के संदर्भ में बात की है। तो इंटरव्यू की तैयारी चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या एमबीबीएससी या यूपीएससी की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, तो उन तथ्यों से अवगत कराने का कहते हैं सर। इंटरव्यू के लिए बेसिकली क्या रहता है कि इंटरव्यू एक आपका पर्सनैलिटी की टेस्ट रहती है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, ये पैनल चेक करना चाहता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इंटरव्यू में जब भी आप जाए तो एक नेचुरल फ्लो में आपको एक कॉन्वर्सेशन करना है। दूसरी चीज़ है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए ऑनेस्टली उनके आंसर्स दीजिए। अगर आपको आता है तो कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टली दीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप स्पष्ट तरीके से ये बोल सकते हैं कि मुझे
इस प्रश्न के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको आपको अच्छे तरीके से बोलना है, हम्बली बोलना, और उनको ये भी चीज़ बतानी है कि अगर मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं प्रयत्न करूँगा कि इस बारे में नॉलेज गेन कर सकूँ। तीसरी चीज़ आपको रखनी है कि क्लैरिटी होना चाहिए आपके आंसर्स में, जो भी आप बोले वो क्लियर और स्पष्ट तरीके से बोले, और पैनल को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके आंसर्स। चौथी चीज़, जब भी आप आंसर किसी भी प्रश्न का आप आंसर दे तो आपके आंसर में एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होना चाहिए, एक फॉरवर्ड लुकिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपके आंसर्स में। अगर किसी समस्या पे आपको सवाल पूछे जाते तो आप केवल समस्या को डिस्क्राइब ना करें, उसके साथ साथ एक समाधान भी, एक सॉल्यूशन की तरफ भी आपका आंसर ओरिएंटेड होना चाहिए। और पांचवी चीज़ है कि जो जब भी आपका इंटरव्यू है तो करंट अफेयर्स जो रहते हैं उनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाए। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक कुछ डेफिनेशंस रहती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, तो उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के डेफिनेशंस आपको अच्छे से आने चाहिए और करंट अफेयर्स आपका अच्छे से होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के इंटरव्यू के लिए जा सकते हो और कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में जाइए और इंटरव्यू को फेस कीजिए। ये बस एक कॉन्वर्सेशन की तरह समझिए, तो आप आसानी से इंटरव्यू के स्टेज को क्लियर कर सकते हैं। उमाशंकर चौबे जी हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमारी इस पैनल का स्वागत किया है, धन्यवाद चौबे जी। और इसी के साथ साथ हमारे एक 12th कृषि संकाय के विद्यार्थी हैं अंशुल नामदेव जी। इनका कहना है कि सर क्या हम कृषि के संकाय से पढ़ाई करते हुए क्या प्रशासनिक सेवा से जुड़ सकते हैं या फिर हमें अपना विषय चेंज करना होगा? तो सर आपको कोई भी विषय चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस कौन सी भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ग्रेजुएशन का कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और आप एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। बस आपको ये है कि अगर आप जो फील्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस फील्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको कुछ समय डेडिकेट करना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आपके सब्जेक्ट्स से आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर का एक सेपरेट सब्जेक्ट भी रहता है जो आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर का बेनिफिट आपको जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी मिलेगा। तो आप अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए और साथ साथ में कुछ समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए दीजिए, अच्छी तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सर हमारे एक विद्यार्थी हैं सुरेंद्र अहरवाल, जो कि देवरी जमादार दमोह डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनका प्रश्न है कि सर थोड़ा सा इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी मैं पीएससी जैसी परीक्षाओं को तैयारी में जुड़ सकता हूँ? जी देखिए, इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज आपकी अगर कमज़ोर है तो ये आपको अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि ये मेरी कमज़ोरी है, लेकिन इस कमज़ोरी पे अगर आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो अच्छी इंग्लिश आपकी हो सकती है। ये देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश माध्यम से एग्ज़ाम देने की इच्छा रखते हैं तो आपको थोड़ी बेसिक इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और एग्ज़ाम में जो है वो 10th लेवल तक की जो इंग्लिश हमारी रहती है उस लेवल तक की इंग्लिश रिक्वायर्ड है, एकदम हाई लेवल की जो वोकैबुलरी वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है। जो 10वीं कक्षा का एक सामान्य बच्चा जिस तरीके से अपने इंग्लिश के आंसर्स लिखता है, ऐसे लिखता है, तो उस तरीके की इंग्लिश, उस लेवल की इंग्लिश हमें रिक्वायर्ड है। बस आप जब कभी भी लिखे या बोले, आपकी बोलने से या लिखने में से क्लैरिटी आनी चाहिए, और जब भी आप आंसर्स लिखें वो स्पष्ट तरीके से विजिबल होने चाहिए, और किसी भी आम आदमी को पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि आपको उस उत्तर के माध्यम से एग्जैक्टली क्या चीज़ें कहनी है। ये अगर आप मैसेज कन्वे कर पाते हैं तो उतनी बेसिक इंग्लिश आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा उस पर काम करना शुरू करें, ताकि अगले 5-6 महीने में, साल भर में जो आपकी जो भी त्रुटियाँ हैं वो पूर्ण हो जाएंगी।
और आप एक अच्छे आंसर लिख पाएंगे और नरेट भी कर पाएंगे। सर पथरिया से सर दीक्षा पटेल हैं, इनका प्रश्न है सर कि मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, तो मुझे इसका पाठ्यक्रम कहाँ से प्राप्त हो सकता है, कृपया बताने का कष्ट करें सर। आप गूगल पे सर्च कीजिए यूपीएससी नोटिफिकेशन, और जो भी लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन होगा उसको एक बार डाउनलोड कीजिए। आप नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करेंगे तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है आप उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें डिटेल में पूरा सिलेबस मेंशन कर रखा है, पॉइंट बाय पॉइंट। आप वहां से सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं। एक मुझे भी सवाल आया है कि स्टडी में कंसंट्रेट कैसे करें। तो मैं जनरली मेरे प्रिपरेशन के समय में ऐसा करता था कि सुबह जब भी मैं उठता था तो एक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता था आधे घंटे की, और उसके बाद में कम से कम 15 मिनट के लिए एक जगह पे मेडिटेशन करता था बैठ के शांत जगह पे। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो एक 10 से 15 मिनट के लिए आप एक कमरे में, शांत कमरे में आप बैठिए और उसमें केवल अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे कंसंट्रेट करें। आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं नेचुरली उनको आने दें। ये जब आप रेगुलरली करने लगेंगे तो आपके मन में जो रैंडम जितने भी सारे थॉट्स आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक के बाद एक आते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आना कम हो जाएगा और आपका कंसंट्रेशन आपके ब्रीदिंग पैटर्न पे बढ़ने लगेगा। और इससे आपको जब भी आप स्टडीज करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल, टेंशन लेवल बढ़ जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। स्टडी करते समय एक और पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप स्टडी को आपके दिन को 3 या 4 पार्ट्स में आप ब्रेक कीजिए 2-2 घंटे के। और उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप 1 घंटे के स्ट्रेच में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 50 मिनट के अराउंड पढ़ाई कीजिए, एक उसके बाद 5 से 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए। ब्रेक में हमको मोबाइल नहीं चलाना है, ये इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मोबाइल चलाने बैठ गए तो फिर वो 10 मिनट का ब्रेक आपका एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस 10 मिनट में आपको एक छोटा वॉक वगैरह अगर करना है तो वो कर सकते हैं। आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं। फिर 1 घंटा कंप्लीट होता है तो उसके बाद अगेन आप 50 मिनट के स्ट्रेच के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और एक 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। एक्चुअली इस पैटर्न में क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो रीसेट हो जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, और पहले स्टेज का जो भी पढ़ा हुआ है वो भी एक रिटेन होता है और आपके माइंड को एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक मिलता है, जिससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है और पढ़ाई अच्छे से होती है। सर एक प्रश्न शोभित अग्रवाल भी पूछ रहे हैं हटा से कि मेरी एज 31 है, तो आईएएस की तैयारी के लिए एज लिमिट क्या होती है और किस एज तक हम इसकी तैयारी कर सकते हैं सर? आयु के संबंध में मार्गदर्शन देने का। अकॉर्डिंग यूपीएससी के नोटिफिकेशन में आयु के संबंधित भी सभी नियम जो है वो डिटेल में लिख रखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार नोटिफिकेशंस भी पढ़ लें, लेटेस्ट वाला जो नोटिफिकेशन होगा। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है वहाँ तक ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 32 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए कुछ कुछ रिलैक्सेशंस यूपीएससी ने दे रखी है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो उस हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इवन इन जनरल कैटेगरी आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कुछ कंडीशंस रहेंगे। तो वो कंडीशंस आपको डिटेल में यूपीएससी की नोटिफिकेशंस में पता चलेंगी। तो अगर आप 31 साल के हैं तो आप 32 साल तक तो एक अटेम्प्ट दे ही सकते हैं, उसके बाद भी आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो कंडीशंस है वो आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगी। रानी सिकरवाल हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। नमिता खरे ने एक बार फिर हमारे लिए प्रश्न किया है कि एमपीपीएससी के नोट्स कैसे बनाते हैं। तो नोट्स यदि
हम बने बनाए लेते हैं या हमें स्वयं तैयार करना है, और यदि हम स्वयं तैयार करते हैं तो इस संबंध में सर आप अपना मार्गदर्शन दें। ये देखिए, नोट्स जो बनाना है तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज आप डिवाइड कीजिए, और जैसे अगर आप मान लीजिए कि हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो तो आप ये कंपेयर कीजिए कि हिस्ट्री के सिलेबस में कौन से पॉइंट्स लिखे, और हर एक पॉइंट्स पे आपके पास नोट्स रेडी होने चाहिए। तो ये देखिए, दो मेथड्स हैं। बने बनाए नोट्स भी रहते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि आप अगर खुद से नोट्स बनाएं तो नोट मेकिंग में एक लर्निंग प्रोसेस है अपने आप में। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप नोट मेकिंग प्रोसेस में होते हैं तो आप पहले तो चीज़ जो है वो पूरा जो मैटर है वो अपने खुद हाथों से लिखते हैं, तो वो आपके इंटरनल मेमोरी में एक फीड होती जाती है चीज़ें। तो आप जब भी अपने खुद के बनाए नोट्स आप रिवाइज करेंगे तो आपको समय कम लगेगा, ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, क्लैरिटी रहेंगी, और आपके जो अपने पर्सनलाइज नोट्स रहेंगे तो उसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि सिलेबस आपके पास क्लियर रखिए, सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कीजिए, और सब्जेक्ट में हर एक पॉइंट पे आपके पास नोट्स होने चाहिए। और नोट्स कहाँ से बनाने हैं, तो जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जो सोर्सेज मतलब कि जो किताबें हैं, जो टॉपर्स ने पिछले 10 से 15 टॉपर्स ने पिछले 2-3 सालों के आप टॉपर्स का वीडियो देखिए या फिर उनके ब्लॉग्स पढ़िए, उसमें उन्होंने जो भी किताबें दे रखी है उस किताबों के थ्रू हमको अपने नोट्स बनाने हैं। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा कि सभी विषयों के नोट्स बनाना कंपलसरी नहीं है। कुछ विषय रहते हैं जिनका वेटेज कम रहता है, तो उस विषयों के लिए आप रेडीमेड जो नोट्स अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ मुख्य विषय रहेंगे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिनमें क्लैरिटी की आवश्यकता होती है, जिनका वेटेज भी बहुत रहता है, तो उनके आप पर्सनली खुद अपने हाथों से हैंड रिटन या फिर डिजिटल नोट्स जो भी आप प्रेफर करें वो बना सकते हैं। सर, आजकल जो हमारे युवा हैं वो रील और फेसबुक वीडियो के माध्यम से IAS IPS बनना चाहते हैं, जैसे युवाओं के लिए आप अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ये देखिए, रील जो चीज़ रहती है, आप देखिए कि लगभग 10 सेकंड के अराउंड वो रील चलती है। रील की पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आप देखेंगे रील का एक नेगेटिव फैक्टर है कि आपका अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो जाता है। जब भी आप रील देखना चालू करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपका समय कैसे बीतता है आपको पता नहीं चलता, और स्क्रॉलिंग में कब आप सोचते हैं कि अभी मैं 5 मिनट देखूंगा, लेकिन कब वो आधा घंटा 1 घंटा आपका वेस्ट हो जाता है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ से हमको बचना है। तो जो भी स्टूडेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप रील्स देखना जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, अगर आपको देखना ही है, आपको अगर अपना एंटरटेनमेंट करना है, तो लॉन्ग डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, मूवीज़ देखिए। मूवीज़ जो रहती है वो 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे की रहती है, लेकिन उसमें आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है, आपको उसमें से भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। वो चीज़ आप देख सकते हैं, लेकिन रील्स को आप अवॉइड कीजिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि काफ़ी बार रील्स में कुछ चीज़ों को ग्लैमराइज किया जाता है, कुछ सर्विसेज की एकदम रॉयल एंट्री वगैरह ये सब चीज़ें दिखाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से भी बचिए। इन चीज़ों का मोटिवेशन लेके आप सर्विस में अगर आए तो आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल सकता, क्योंकि ये चीज़ें आपको शुरुआत में तो मिल जाएंगी, आपको एक गाड़ी मिल जाएगी, आपको फेम भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेटेड रहना है और ग्राउंड लेवल पे सर्विस करना है, तो आपके लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए जिसकी वजह से आप इस सर्विस में आना चाहते हैं। अगर वो पर्पस आपका क्लियर है, वो पर्पस है कि आपको ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए कुछ काम करना है, सिस्टम में कुछ सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सुधार करना है, एक अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है और आगे बढ़ाना है। अगर ये उद्देश्य रहेंगे तो आप
ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस सर्विस में मोटिवेशन के साथ काम कर पाए। अगर आप केवल रील देख के या ग्लैमर या फेम के चक्कर में इस सर्विस में आ गए, आप एंटर भी कर जाओगे लेकिन आप ज़्यादा समय तक उसमें टिक नहीं पाओगे, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा और आप धीरे धीरे एक नेगेटिविटी के जाल में आप फंस जाएंगे। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि जितनी ग्लैमरस सर्विस बाहर से दिखती है उतनी ही पेंसटेकिंग, हार्ड वर्किंग और मेंटल प्रेशर इस सर्विस में रहता है। आपको इतनी तरीके के डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और आपको काफ़ी बार रिमोट एरियाज में जाके रहना पड़ता है, रिमोट एरियाज में जाके काम करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट एट ऑल ग्लैमरस। तो ये एक रियलिटी भी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप सर्विस में आ रहे हैं। एक अच्छे कॉज को मन में रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ एक बेहतरीन बदलाव करना चाहते हैं और आप जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है जो आप अपने दिन में देखते हैं, जब भी आप समाज में जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं, अगर उनको सॉल्व करने की मंशा आप में है तो ये सर्विस आपके लिए एक बेस्ट सर्विस है, बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। शेखर राय, बाबूलाल जी, नमिता खरे, जीतू पटेरिया, आप सभी हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। शेखर राय का प्रश्न है कि MPPSC में मेंस की तैयारी हम कैसे करेंगे? तो प्री के बाद अगर मेंस की हमें तैयारी करनी है तो हम कैसे करें? ये देखिए, प्रीलिम्स और मेंस एक्चुअली इन सब की तैयारी एक साथ ही होती है। जैसे प्रीलिम्स के भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, मेंस के भी सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इन दोनों को अलग अलग करके ना करें, इन दोनों को कॉम्प्रिहेंसिवली एक साथ ही पढ़ें और इनमें सब्जेक्ट्स कॉमन है तो आपके नोट्स कॉमन रखिए। अब बस डिफरेंस इतना आएगा कि प्रीलिम्स जो है वो आपकी MCQ टाइप रहेगी और मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगी। तो इन चीज़ों में बस एक डिफरेंस है कि प्रीलिम्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अच्छे क्वालिटी के आंसर लिख सकेंगे। आपके आंसर्स में एक क्वालिटी आएगी, एक अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा और आंसर्स में क्लैरिटी आएगी। एक और चीज़ थी कि जैसे काफ़ी बच्चों का भी ये सवाल रहता है कि जैसे मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए? तो सबसे अच्छा आंसर वो है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एड्रेस कर दें। उस क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछी गई है, अगर आप अपने आंसर के थ्रू सारी चीज़ें आप मेंशन कर पाते हैं, अच्छी तरीके से एड्रेस कर पाते हैं, तो दैट विल बी बेस्ट आंसर। और आंसर ऐसे होना चाहिए जो क्लियर हो, सिंपल टू अंडरस्टैंड। और जब भी आप ये चीज़ों को प्रैक्टिस करें, आप अपने आप को इवैल्यूएटर के शूज़ में रख के आप सोचिए कि अगर मैं इवैल्यूएटर होता और मुझे ये आंसर पढ़ने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए आता तो मैं इसको किस तरीके से देखता। अगर आपको आंसर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इट इज़ सिंपल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इस आंसर में क्लैरिटी है और क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसको मैंने आंसर किया है, तो दैट विल बी अ गुड आंसर। लेकिन अगर आपके आंसर में क्लैरिटी नहीं है, आप जो सवाल पूछा गया है उसके बजाय कुछ और ही चीज़ आंसर में लिख रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, आपके आंसर्स भी काफ़ी जगह पे स्क्रैचेस हो रखे हैं, स्ट्रक्चर नहीं है आंसर में, तो दैट विल बी अ बैड आंसर। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं मेंस प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से। सर, नमिता खरे जी का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड बुक्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो जब बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो ऐसे में मैं नोट्स कैसे तैयार करूँ? तो इस संदर्भ में कि स्टैंडर्ड्स जो बुक्स हैं उनकी लैंग्वेज को समझने का क्या कोई और दूसरा आधार हो सकता है? कैसे नोट्स तैयार करें सर? ये देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आ सकती है कि बुक्स में जो भी चीज़ें मेंशन किए हैं आपको क्लियरली समझ में ना आए,
तो इसमें सबसे अच्छा सोर्स ये रहेगा कि आप इसके कुछ वीडियोस देखें। हर सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब पे आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने अच्छे तरीके से चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया रहता है, तो उससे हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है। और वो वीडियोस देखने के बाद फिर जब आप किताब पढ़ेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर इनकेस यूट्यूब पे फ्री मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो मैं कहूँगा कि अगर वो सब्जेक्ट्स का आप कोचिंग अगर ले पाते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा ही उसमें डिफिकल्टी आती है, तो मैं कहूँगा कि उस सब्जेक्ट्स के लिए आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू कोचिंग ले लीजिए और उसके थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन इन दिस। थैंक यू सर। एक सामान्यतः सभी हमारे प्रतिभागियों का, परीक्षार्थियों का एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा रहता है कि परीक्षा में तनाव को कैसे कम किया जाए, क्योंकि चाहे कोई छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, अगर IAS जैसा एग्जाम तो देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है और कोई विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहा है तो उसमें तनाव बीच में ना आए, तो तनाव को कम करने का एक बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न और है सर मेरा कि आपने इतने बड़े एग्जाम को, प्रतिष्ठित एग्जाम को आपने पास किया है, तो बहुत सारे आपके मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस परीक्षा को में नहीं निकल पाए या वो सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाई, तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपके साथियों ने, आपके मित्रों ने की और जिसके कारण वो इस परीक्षा में नहीं आ पाए? तो इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हमारे आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े सभी सदस्यों को इस संदर्भ में अपना मार्गदर्शन देने का चेष्टा करें सर। ये देखिए, तनाव, पहले तो मैं तनाव के बारे में बात करूँगा, फिर गलतियों वाले क्वेश्चन पे आऊँगा। तो ये तनाव जो है वो दो प्रकार का आएगा आपको इस प्रिपरेशन के दौरान। एक तो है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा है जब आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू में होगे, जो भी स्टेज हो। तो पहले बात करते हैं कि प्रिपरेशन करते समय जो तनाव आएगा उसको कैसे डील करें। ये देखिए, तनाव क्यों आता है, मतलब तनाव आने का एक मुख्य कारण रहता है कि हम कुछ जो भी चीज़ डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, हम उस प्रकार से काम नहीं कर रहे, तो तनाव आएगा। तनाव इस वजह से भी आ सकता है कि मुझे 3-4 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, अभी भी प्रीलिम्स नहीं निकल रही है, भविष्य में क्या होगा, मुझे कुछ नौकरी वगैरह मिलेगी कि नहीं, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को पढ़ाई करते करते ही कुछ बीमारी हो सकती है। तो तनाव के ऐसे असंख्य कारण हो सकते हैं कि जिनकी वजह से आपको तनाव आएगा। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है तनाव को दूर करने का, आप अपना एक डिसिप्लिन बनाइए और उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। अगर आप हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई अच्छे से प्रोडक्टिवली कर लेते हैं, तो भले ही तनाव आएगा, लेकिन उस तनाव को दूर करने के लिए आपका डिसिप्लिन एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम करेगा। अगर आप अपने डेली टारगेट्स जो है वो अचीव कर लेते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो वैसे ही रिलीज हो जाता है काफ़ी हद तक, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए डेली आप काम कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं और आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो तनाव अपने आप धीरे धीरे कम होता है। तनाव इस वजह से बढ़ता है क्योंकि हम कुछ करते नहीं और सोचते रहते हैं। काफ़ी बार हम उसी सोच में रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, एग्जाम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन आएगा, इंटरव्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकला तो क्या करूँगा मैं, घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। ये सारी तमाम तरह की चीज़ें आपको प्रिपरेशन के दरमियान आएंगी। तो बेस्ट सोल्यूशन है आप अपना डिसिप्लिन रखिए, रूटीन रखिए, रूटीन को फॉलो कीजिए। उसको जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे, रेगुलरली अगर आप फॉलो कर देंगे, तो आपका आधा तनाव तो वैसे ही निपट जाएगा। अब बचा हुआ जो आधा तनाव है उसको रिलीज करने के लिए आप, जैसे मैंने कहा कि आप एक मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। रैंडम थॉट्स जो आपको आते हैं वो आना कम हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बंद हो जाएंगे, वो आते ही रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट कम हो जाएंगे और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो मेडिटेशन एक आप कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक गेम खेलते हैं, या फिर अगर आप एक सिंपल वॉक करना चाहते हैं, तो दिन में आधा घंटा निकालिए उस एक्टिविटी के लिए, उस हॉबी के लिए, उस वॉक के लिए आधा घंटा उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपका एक माइंड रिफ्रेश हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। और चौथी चीज़ है कि अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखिए जो एक पॉजिटिविटी, एक आपको एक कॉन्फिडेंस देते हो, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता हो, जो पॉजिटिविटी फैलाते हो। नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर बचिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप जो प्रिपरेशन के दरमियान आपको स्ट्रेस आता है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं एग्ज़ाम के समय पे जो स्ट्रेस आता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, उस समय भी एक स्ट्रेस थी, वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई थी। तो शुरुआत में पेपर आया, पेपर में पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन, तो ऐसे टोटल 11 क्वेश्चंस एक के बाद एक थे जो मुझे नहीं है। अब उस समय में पैनिक मोड में चला गया कि मुझे मेरी प्रिपरेशन, तो मैंने इतना 1 साल बाद प्रिपरेशन किया है, उसके बाद भी एग्ज़ाम में मेरे 11 सवाल में से एक भी सवाल मुझे नहीं है। तो पैनिक मोड की वजह से क्या हुआ कि अब मेरा समय गया, माइंडसेट जो है वो नेगेटिव रूप में चला गया, और उसकी वजह से आगे के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने काफ़ी सारे गलत किए। और मैं बताता हूँ कि जब मैं एग्जामिनेशन के एंड तक पहुँचा था, क्वेश्चन पेपर के एंड में, तो आखिरी के 10 से 20 सवाल जो काफ़ी आसान थे, वो मैं टाइम पे नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था, और वो सवाल आने तक एग्जामिनेशन का टाइम आउट हो गया था, वो एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाया। तो आप समझिए एग्ज़ाम को, अब इसमें टोटल है 100 सवाल, कट ऑफ रहता है 100, टोटल मार्क्स रहते हैं 200, मतलब आपको 200 में से 100 मार्क्स लाने हैं। इसका मतलब आपको 50 से 60 के अराउंड सवाल आपको सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग हम मान के चले, आप अगर 70-80 सवाल के अराउंड अटेम्प्ट करते, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज आपके 60 सवाल जो है वो सही होने चाहिए। तो 100 में से अगर, इसका मतलब है कि 40 सवाल आपको नहीं आएंगे, या फिर 40 सवाल जो है वो गलत हो गए। तो अगर पहले 11 सवाल गलत भी हो जाते हैं, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उस क्वेश्चन को उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए कि जितना वो डिजर्व करता है। वो केवल 2 मार्क्स का रिस्पेक्ट ही डिजर्व करता है, उसको पूरी एग्जाम मत बनाइए, उसको अपनी लाइफ बनाइए। आप कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते, तो अगले क्वेश्चन को मूव कीजिए। एग्ज़ाम इस तरीके से डिज़ाइन कर रखी है कि आपको आपके अच्छी प्रिपरेशन के बाद 60 से 65 सवाल आपको करेक्ट करने हैं, वो उतने करेक्ट हो जाते हैं। तो बस उस एग्ज़ाम के दिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। एक तो ऐसा है कि उस एग्ज़ाम को कुछ बड़ा इवेंट है ऐसा नहीं बनाना है, उसको आप एक नॉर्मल टेस्ट की तरह कंसिडर कीजिए। उस एग्ज़ाम में शांत दिमाग से जाइए, और एक आप घर पे बैठ के जैसे टेस्ट देते उसी तरीके से उसको ट्रीट कीजिए। क्वेश्चंस नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप अगले क्वेश्चंस पे पढ़िए, और पिछला क्वेश्चन भूल जाइए कि अगर हमको नहीं आया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइंड में बस ये रखिए कि 100 में से हमको 60 सवाल सही करने हैं, तो इसका मतलब 40 सवाल हमको नहीं आने वाला, और वो किसी को भी नहीं आने। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में आप रखते हैं, तो एग्ज़ाम के समय जो आपको स्ट्रेस बिल्डअप होता है, उस चीज़ को आप टैकल कर सकते हैं। एक चीज़ और कीजिएगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा शांत, जब भी आप बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, एक कंसंट्रेशन करने के लिए 5 सेकंड के लिए आप बस आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, तो आपका फोकस एग्जाम में रहेगा और आपके सवाल भी करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल था कि गलतियाँ क्या नहीं करनी चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान। तो गलती जो है वो काफ़ी लोग ये करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सिलेबस उनको पता नहीं रहता। तो गलती ये नहीं करनी है कि हम प्रिपरेशन रैंडमली स्टार्ट कर दें और हमें पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो सिलेबस ना पता होना ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी गलती है कि एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्सेज हम रेफर करते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया, तो हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में से भी पढ़ लिया, विपिन चंद्रा से भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी से भी पढ़ लिया, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 3 सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं। अब 3 सोर्सेज के नोट्स आप कब बनाएंगे, रिवाइज कब करेंगे, वो टाइमली पॉसिबल नहीं होता।
तो आपके एफर्ट्स भी चलेंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो मल्टीपल सोर्सेस रखना इज अ वेरी बिग मिस्टेक, तो ये कभी आप मत कीजिए। तीसरी चीज़ रहती है कि लोग एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम की तैयारी तो करते हैं, रिवीजन ही करते रहते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो टाइम बाउंड मैनर में आपको आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए आपको घर पे बैठ के या एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एक अच्छी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा मॉक टेस्ट ना देने की। पांचवी चीज़ है कि काफ़ी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व कीजिए। वो आपको एक डायरेक्शन देगा किस डायरेक्शन में उनको प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट्स को कितनी डेप्थ में प्रिपेयर करना है। और छठी चीज़ रहती है कि जैसे मेंस के लिए लोग आंसर राइटिंग नहीं करते या फिर मेंस के भी मॉक टेस्ट नहीं देते, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक 3-3.5 महीने का ही समय रहता है। तो ये काफ़ी कम टाइम होने की वजह से लोग रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि रिवीजन इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में ही आपको आंसर्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कितनी चीज़ें याद रही ये एक अलग बात है, लेकिन आप कितनी चीज़ों को पेपर पे उतार पाते हैं ये एक दूसरी बात है। और इवेल्युएटर के पास आपका रिटन आंसर ही रहेगा और वही एक प्रूफ रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल। तो ये 4-5 गलतियाँ जो मैंने कही, ये आप अपने प्रिपरेशन के दरमियान अवॉइड कीजिए तो आपका प्रिपरेशन अच्छी डायरेक्शन में रहेगा। प्रिंस राय सेवा पाठक, आप भी आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। जिले के युवाओं के लिए जो निरंतर परिश्रम करके इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना करियर चुन करके सफल होना चाहते हैं, उनके लिए आदरणीय सर आज आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। मैं सभी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।